हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने जा रहे हैं गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इसका डेफिनेशन कि गुडविल है क्या। फिर हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स क्या क्या हैं। और फिर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को। और फिर हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के गुडविल होते हैं। और फिर लास्ट में वैल्यूएशन पढ़ेंगे कि जो गुडविल के जो फॉर्मूले हैं तीन, उसमें से एवरेज प्रॉफिट मेथड के पीछे क्या रीज़न है, क्या फॉर्मूला है और किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। देखिए, जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लिंड्सले अगर आप देखो तो इनका ये कहना था कि जो गुडविल है ये बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन। ये सीधा सीधा इन्होंने कहा कि जो गुडविल होता है ये कोई भी बेनिफिट जो अराइज होता है कनेक्शन की वजह से और रेपुटेशन की वजह से, वही गुडविल है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ जो गुडविल कोई भी गुडविल ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो कनेक्शन की वजह से और रेपुटेशन की वजह से अगर हम बेनिफिट करते हैं किसी चीज़ का तो हमारी वो गुडविल कहलाएगी। तो अगर हम देखें इस समय पूरे दुनिया में वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, जो आउट ऑफ थ्री कंपनी, दो कंपनी ऐसी हैं जो कनेक्शंस की वजह से प्रॉफिटेबल है। अब आपको दिमाग में आपके पिक्चर आएगा कौन कौन सी कंपनी। आप एक बार इमेजिन कीजिए, जो आपको पता है कुछ कंपनी जो बहुत ही आपकी फेवरेट कंपनी है। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, इमेजिन मन में करके रखो, क्योंकि मैं वो दो कंपनियों के नाम बताने वाला हूँ जो कनेक्शन की वजह से पूरी दुनिया में 2019-20 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। देखते हैं कि जो आपने एज्यूम किया है जिन कंपनियों के नाम, क्या उनमें से कोई आई। तो पहली कंपनी है जिस जो रैंक नंबर 1 पे है, वो है सऊदी अरामको कंपनी। नाम सुना होगा आपने। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इसने 2019-20 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुई है। इसने अर्न किया है $110.9 बिलियन। और जो तीसरे नंबर पे है जिसने कनेक्शन की वजह से अर्न किया है, ये है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। जी हाँ, ये पूरी तरह से ओन की गई है गवर्नमेंट ऑफ चाइना के द्वारा, रिपब्लिकन्स जो है चाइना। और ये 2003 में स्टार्ट की गई और आज देख लो 2020 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनियों में से एक है। फिर इसी तरह से अगर आप देखो सऊदी अरामको कंपनी, तो ये भी जो है ओन की गई है, यानी कि इसका जो कंट्रोल है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि 2015 में आए तो इनको कंट्रोल में दिया गया इनके। और ये कंपनी नंबर 1 पे इस समय चल रही है। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से कनेक्शन की वजह से ये दोनों कंपनियां सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन पे हैं। इसी तरह से रेपुटेशन से भी बहुत सारी कंपनियां अर्न करती हैं और वही कंपनी है जो सेकंड नंबर पे जो है वो रेपुटेशन की वजह से। तो अगर हम तीन कंपनियों का ही खाली जज करें तो टॉप 3 जो हैं, दो तो कनेक्शन की वजह से हमने रिलेट कर लिया और एक रेपुटेशन की वजह से है। मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सर्च कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जरूर इसको ढूंढेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो 2019-20 में मोस्ट प्रॉफिटेबल रही है और सेकेंड रैंक रही है। मैं आपके अंदर क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी ये जानने की, क्योंकि आपने इमेजिन जो किया है कंपनी में से, देखिए कि क्या उनमें से वो कंपनी है। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये आप लगभग सही जाएंगे। तो आप बाद में इसको करिएगा, लास्ट में जब हम वीडियो देख लेंगे तो इसको ज़रूर सर्च करके कमेंट में कमेंट कीजिए। इसी तरह से अगर हम देखें दूसरा, अगर हम देखें डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलॉ, तो इनका क्या कहना था। इन्होंने भी वही चीज़ कही जो उन्होंने कही, कि इन्होंने बोला कि जो गुडविल है ये रेपुटेशन, फिर कनेक्शन एंड अदर एडवांटेजेस पॉजेसेस बाय बिजनेस विच एनेबल्स इट टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। तो इन्होंने भी वही चीज़ कही है कि रेपुटेशन, कनेक्शन और वो एडवांटेज जो बिजनेस पोजेस करती हैं किसी जानकारी की वजह से, तो उसको हम लोग गुडविल कहेंगे। तो लगभग दोनों का सेम वही व्यू है कि गुडविल क्या है। अगर हमें पूछा जाए तो हम सीधा बोल सकते हैं कि गुडविल ऐसी कोई भी एलिमेंट हो सकती है जो रेपुटेशन की वजह से, कनेक्शन की वजह से या कोई अलग तरह के एडवांटेजेस जो बिजनेस के वजह से निकल के आए और उससे प्रॉफिट कमा ले बिजनेस, तो उसे हम गुडविल कहेंगे। अब आइए फीचर्स देखते हैं कि गुडविल के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर है गुडविल का इंटेंजिबल एसेट। देखिए, आप इंटेंजिबल एसेट के बारे में जानते ही हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन उनको हम फील कर सकते हैं। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है।
ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये हमें प्रॉफिट अर्न कराने में मदद करता है। ये एक रेपुटेशन है जिसके वजह से हमारे कस्टमर दोबारा लौट के बिजनेस में आते हैं। यानी कि अगर हम सीधा बोलें तो गुडविल एक ऐसा भी तरीका है, एक ऐसा भी फिनोमिना है जिसके वजह से हमारे पुराने कस्टमर दोबारा गुडविल के नाते वो परचेज करते हैं दोबारा से हमारे कंपनी में गुड्स। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है। दूसरा इसका फीचर है कि इट इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। देखिए इसका मतलब ये है कि गुडविल की खास बात क्या है कि ये फ्लक्चुएट होती रहती है, ये हमेशा इसमें फ्लक्चुएशन आएगी। आप देखोगे हर समय गुडविल बदलती रहती है। आज किसी कंपनी की गुडविल अलग है, अगर कोई ऐसा इवेंट अकर होता है तो उसके वजह से गुडविल बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो गुडविल हमेशा फ्लक्चुएट करती है और इसमें आप देखोगे हमेशा कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं और कंपनी के प्रॉफिटेबल सिचुएशन के, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। तीसरा, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। यहाँ पे व्हेन आएगा तो ये कह रहे हैं कि जो गुडविल है ये तभी वैल्यूएबल होगी, तभी मानी जाएगी, इसकी कीमत लगाई जाएगी जब पूरी की पूरी बिजनेस सेल की जाए। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो गुडविल जो है ना, दैट इज इनसेपरेबल। बिजनेस से इसको हम अलग नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि खाली गुडविल के आप पैसे क्लेम कर लो। यानी अगर मैं एक एग्जांपल से कहूँ तो जब कोई कंपनी अपने आप को बेचती है तभी जाके उसका गुडविल निकलता है। तो अगर कोई बिजनेस अगर यूं कहे कि नहीं हमारी बिजनेस हमें बेचना ही नहीं है, खाली हमें अलग से पैसे दे दो, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। तो गुडविल जो है इनसेपरेबल है, बिजनेस से अलग नहीं उसको आंका जा सकता है, और इसकी जो वैल्यूएशन है वो हमेशा बिजनेस के साथ ही नापी जा सकती है। नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू। देखिए बिजनेस जो गुडविल है ना, इसमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन जो है अलग अलग मेथड से की जाती है और सबका अपना अपना व्यू है। और ये आज हम पढ़ेंगे। पहला जो गुडविल निकालने का तरीका है प्रॉफिटेबल मेथड, जो प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें हम देखेंगे। तो ओवरऑल हम बस इतना जानते हैं कि इसका एक फीचर ये कहता है कि इसको एग्जैक्टली पता कर पाना नामुमकिन है। तो कोई भी आप मेथड लगाओगे तो अलग अलग गुडविल भी आ सकती हैं, और गुडविल निकालने का तरीका फॉर्म ही डिसाइड करती है कि कौन सा मेथड वो यूज़ करने वाली है और क्या क्राइटेरिया रहेगी। तो इसीलिए गुडविल को एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि क्या वैल्यू है। और लास्ट, इट मे बी परचेज और नॉन परचेज। देखिए गुडविल दो तरह की होती हैं, एक परचेज गुडविल भी होती है और एक नॉन परचेज गुडविल भी होती है। तो ये दोनों गुडविल के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बस इतना समझ लेते हैं कि गुडविल खरीदी भी जा सकती है और नहीं भी खरीदी जा सकती है, यानी कि एग्जिस्टिंग भी हो सकती है और परचेज भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फैक्टर्स। देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? कारक। कौन से ऐसे जो कारक हैं जिसके वजह से गुडविल जो है अफेक्ट हो सकती है, यानी कि बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, या गुडविल की कीमत बढ़ जाएगी, इस तरह से। तो सबसे पहला है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। आप देखिए, आप इसको अपने से रिलेट कर सकते हो। मान लो कि आपका एक घर है, तो अगर ये घर आपके गांव में है तो उसकी वैल्यू, अगर आप उसे बेचना चाहोगे तो उसकी कीमत अलग लगेगी, क्योंकि गांव का रेट काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू आप देखोगे सिटीज़ का। तो अगर वही घर आपका शहर में होता तो वो करोड़ों का हो जाता। और वही अगर घर आपका कोई ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे बहुत ही मतलब ऐसे लोग रहते हैं, बिजनेस टाइकून्स रहते हैं, और बहुत ही प्रीसियस ज़मीन है वहाँ की, तो वहाँ पे उसका कई गुना ज़्यादा उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो बिजनेस में यही बताया गया है कि फेवरेबल लोकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेस के साथ फेवरेबल लोकेशन है तो ज़्यादा अच्छा अर्न करेगी। जैसे मान लीजिए ऐसी जगह है जहाँ पे अगर कोई बिजनेस अगर ओपन करना चाहता है और ऐसी जगह करना चाहता है, ऐसी जगह है उसकी जहाँ पे बहुत सारा कस्टमर्स हैं अवेलेबल, और वो शहर में ही हो सकता है, तो वहाँ पे उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये एक ऐसा फैक्टर है जो उसके गुडविल को बढ़ा देगा या फिर घटा भी देगा। अगर ये मान लो यही अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर उसकी पाकिस्तान में हो या ऐसे देश में हो जहाँ पे आए दिन दंगे होते रहते हैं और उग्रवादी गोला बारूद फेंकते रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे वहाँ की जो उसकी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसी कंट्री में होगी जहाँ पे बहुत फेवरेबल लोकेशन है, जहाँ पे खूब अच्छी बिजनेस चल रही है, तो ऑटोमेटिकली उसकी बिजनेस बहुत अच्छी हो जाएगी और गुडविल ऑटोमेटिकली उसकी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट।
एफिशिएंसी हम पीछे पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट के अंदर। एफिशिएंसी क्या होता है कि किसी भी काम को समय पे पूरा करना और मिनिमम कॉस्ट पे करना। तो अगर मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है तो ऐसे में गुडविल उसकी बढ़ेगी बढ़ेगी, बिजनेस की गुडविल ऑटोमेटिकली आने वाले समय में बढ़ती चली जाएगी। फिर आता है नेचर ऑफ गुड्स, किस तरह के सामान को वो बेच रही है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्ले करता है बिजनेस के अंदर। अगर कोई बिजनेस के गुड्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है तब तो उसकी गुडविल बढ़ेगी। अगर उसके गुड्स जो हैं डिमांड से ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे तो ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल जो है डिक्रीज होती चली जाएगी। फिर आता है मोनोपोलिस्टिक। आप देखोगे मोनोपोलिस्टिक में ये वाला जो है मोनोपोलिस्टिक, ये वाला आप देखो मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। अगर आप देखो मोनोपोलिस्टिक क्या है आप जानते ही हो कि अकेला अपना जो है राइट होना सामान के ऊपर। तो अगर मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप ही की बिजनेस सेल कर रही है इस तरह के गुड्स तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपकी गुडविल बढ़ जाएगी और जिस रेट में मनचाहा रेट आपका आप बेच पाओगे सामान को। तो ये हम लोगों ने 4 डिस्कस कर लिया। फिर आता है रिस्क इन्वॉल्व। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा। मान लीजिए बिजनेस में अगर ज़्यादा रिस्क है तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और अगर बिजनेस में रिस्क अगर कम है तो ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। फिर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। मान लीजिए अगर पीछे से प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, हर साल बिजनेस अच्छा करते हुए आ रही है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो गुडविल है वो बढ़ जाएगी, और ये एक ऐसा फैक्टर है जो उसकी गुडविल को और बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन अगर हर साल प्रॉफिट घटता जा रहा है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस कितना भी अच्छा कर ले उसकी गुडविल घटेगी। फिर आ जाता है कैपिटल रिक्वायर्ड, कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितना कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस के अंदर। ये भी एक डिसीजन है, एक ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा बिजनेस को। और फ्यूचर कंपटीटर कैसे हैं, अगर फ्यूचर में आपका कंपटीशन किस तरह का है, ये भी एक बिजनेस को इफेक्ट करने वाला है और बिजनेस का गुडविल बढ़ेगा या घटेगा। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। आप उसको सोचोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिल जाएंगे जो आपको समझ में आएंगे कि हाँ ये गुडविल को बढ़ा सकता है या फिर घटा भी सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे 2 तरह के गुडविल कौन कौन से हैं, जो हम पीछे वीडियो में हमने उसमें पढ़ा कि 2 तरह के गुडविल होते हैं। देखिए एक तो होता है परचेज्ड गुडविल और एक होता है हमारा नॉन परचेज गुडविल, जिसको हम इनहेरिटेंट गुडविल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परचेज्ड गुडविल के बारे में। आप देखिए परचेज्ड गुडविल क्या है। अगर आप देखो परचेज्ड गुडविल तो ये इट अराइजेज व्हेन द बिजनेस कंसर्न इज परचेज एंड परचेज कंसिडरेशन इज पेड एक्सीड्स द फेयर वैल्यू ऑफ अ सेपरेबल नेट एसेट्स रिक्वायर्ड। मैं अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो परचेज गुडविल जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बिजनेस को खरीदती है तो जो भी उस बिजनेस का एक्चुअल में दाम होता है, वो एसेट्स जो एसेट्स को अलग से हम नाप सकते हैं, उठा सकते हैं, देख सकते हैं, उन एसेट्स का अगर हम कीमत लगाएं और उसके मुकाबले जो हमने पेमेंट की है, जो परचेजिंग कंपनी है वो पेमेंट कर रही है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही परचेज गुडविल होगा। एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और उसके एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उसने उधार ले रखा है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इसी तरह से कैश है, बैंक है। तो अगर मैं सारे एसेट्स को जोड़ दूं और सारे लायबिलिटीज को माइनस कर दूं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं बिजनेस के अंदर से, तो उसकी अगर मान लो कीमत कुल सब कुछ प्लस माइनस करके अगर किसी बिजनेस की कीमत 2 करोड़ है लेकिन उसको खरीदने वाली कंपनी 2.5 करोड़ में खरीद रही है, 2 करोड़ 50 लाख में खरीद रही है, तो इसका मतलब 50 लाख जो है उस बिजनेस का गुडविल हो गया। और क्यों ये परचेज गुडविल है, क्योंकि इसको एक कंपनी ने खरीदा है, तो इसीलिए ये परचेज गुडविल हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि परचेज गुडविल को हम एसेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट की, लेकिन जो परचेज गुडविल नहीं होती है उसको एसेट साइड में कभी नहीं दिखाया जाता। तो जब भी कोई एसेट को खरीदा जाए, यानी कि कोई बिजनेस को परचेज करता है और उसमें जो उसके सेपरेबल एसेट्स हैं उसके मुकाबले ज़्यादा पैसा वो देता है, तो जो डिफरेंस आएगा वही हमारी परचेज गुडविल है। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन परचेज गुडविल। देखिए ये इसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंट गुडविल। इनहेरेंट गुडविल वो गुडविल होती है जो बिजनेस में जो है इसको हम सेपरेट एक तरह से बिजनेस के अंदर धीरे धीरे बढ़ती गई। तो आप देख सकते हो इट इज रिफर्ड टू अ इंटरनली जनरेटेड गुडविल एंड इट अराइजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के अंदर ही बनती जाती है, बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे बिजनेस अच्छा करता है ऑटोमेटिकली उसकी कीमत बढ़ जाती है, और इसी को हम लोग
नॉन परचेज गुडविल कहते हैं। हमेशा याद रखिए, इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। और एक और चीज़, इस तरह की गुडविल या तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये पॉजिटिव गुडविल कौन सी है? जिसमें हमारी कीमत जो है जितनी बिजनेस की है उससे ज़्यादा पैसा में हम बेच सकें। और नेगेटिव कब होगी? जैसे हमारी बिजनेस की कीमत 10 करोड़ है और बेचते समय अगर कोई उसे 8 ही करोड़ में लेने के लिए तैयार है, या हम 10 करोड़ में नहीं बेच पा रहे, उससे कम में बेच सकते हैं, तो हमारी जो है नेगेटिव गुडविल मानी जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर गुडविल की वैल्यूएशन हम कैसे करें, या फिर गुडविल की नीड क्यों आती है, क्यों ज़रूरत है गुडविल की वैल्यूएशन करना? तो बहुत ही अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है कि हम गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करना चाहेंगे। बड़ा सिंपल है, जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खरीदेगी तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए गुडविल की हमेशा वैल्यूएशन की जाती है और उसके अलग अलग मेथड्स हैं। तो हम पढ़ेंगे पहले कि इसकी क्यों ज़रूरत है, गुडविल को वैल्यूएशन करने की ज़रूरत कौन कौन से सिचुएशन में आती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटर अगर बिजनेस है तब, और फिर हम करेंगे कि पार्टनरशिप है तब। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तब। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि इफ द फर्म इज सोल्ड टू अनदर पर्सन। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा है और वो किसी और को बेचता है अपनी बिजनेस, तो ऐसे में उसे गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, जिससे कि उससे वो पैसा ले सके और कमा सके। जो उसने गुडविल जो जनरेट किया या मेहनत करके उसने इतना पहुंचाया बुलंदी पे, उसके बदले वो जरूर पैसा लेना चाहेगा। तो एनी सेलर विल वांट टू अर्न लॉट ऑफ मनी बिकॉज ही हैज वर्कड वेरी हार्ड फॉर अर्निंग दैट मनी। देयरफॉर ही हैज क्रिएटेड अ गुडविल एंड he will certainly he will need that extra profit for that. Then comes if it is taken by person as a partner। देखिए, अगर कोई पार्टनर के तौर पे कोई लेगा उसको बिजनेस को, तब भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। मान लो आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस चला रहे हो और कोई दूसरा आपका साथी आके कहता है भाई मैं भी इसमें साझेदारी रहूंगा, तो ऐसे में क्या होगा? आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसके लिए फिर आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा और उसके बदले आपको उससे अधिक पैसा लेना पड़ेगा कि भाई तू आ रहा है और आते ही तू कमाने लगेगा और मैंने शुरू में इतने पापड़ बेले बिजनेस को चलाने के लिए, तो इसके बदले तू पैसा एक्स्ट्रा दे मुझे, तभी तो आप उसको रखोगे। तो ऐसे समय पे आपको वैल्यूएशन करनी ही पड़ेगी। तीसरा आता है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कंपनी। अगर आपकी कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, ध्यान रखना, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को हम कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को हम पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आएगी। तो ये था। अगर आप इसको सिंपली याद रखना चाहो तो बस ऐसे याद रख लो। पहला पॉइंट क्या है कि जिसमें हम दूसरे आदमी को बेचें, दूसरा एक आदमी को हम और जोड़ लें, तीसरा हम अपनी कंपनी को कन्वर्ट कर लें प्राइवेट कंपनी में, मतलब अपने सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को एक मतलब हम कन्वर्ट कर दें किसी कंपनी में। अब आ जाता है इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म में हम देखें तो देखिए सेम वही है कि अगर कोई नया पार्टनर अगर हम लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में तो हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि सबको दोबारा से हिस्सा लगाना पड़ेगा। फिर आता है कि इफ़ एनी ओल्ड पार्टनर रिटायर्स, कोई पहले से पार्टनर काम कर रहा है तो अगर वो रिटायर हो जाएगा तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैल्यूएशन लगानी पड़ेगी, जिससे कि हम दोबारा से न्यूट्रली बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, कई बार क्या होता है, पार्टनर आपस में मिलके रेशियो में बदलाव करना चाहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे कि कई बार पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में अपने रेशियो में चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहले 1:1:1 में बांट रहे थे, अचानक पार्टनरों में झगड़ा हो गया और आपस में उन्होंने मिल के बैठ के बात करी कि नहीं अब 2:1:1 में बांटेंगे प्रॉफिट। तो ऐसे समय पर आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना ही पड़ेगा, और ये पीछे हमने किया भी है। फिर इसी तरह से आता है पार्टनर्स के बीच में। तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है स्टूडेंट्स, तो उसको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर देखो अमलगमेट हो जाए, अमलगमेशन का मतलब होता है कि अगर कुछ कंपनियां आपस में मिलके एक नई एंटिटी बना लें तो उसको हम अमलगमेशन बोलते हैं। हमेशा याद रखना, दो कंपनी मर्ज नहीं करेंगी, मर्ज वर्ड यूज नहीं होगा, कई लोग इसे मर्ज बोल देते हैं। अमलगमेशन का मतलब है जब कुछ कंपनियां आपस में मिलके एक नई एंटिटी बना लें, ठीक है। मर्ज होके नई एंटिटी बनना जरूरी है, कोई नई कंपनी के नाम से चलेगी, पुराना वाला नाम नहीं चलेगा, तब जाके अमलगमेशन कहलाता है। ऐसे में भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। एक बार बोर्ड में ये आ चुका है और इसके चलते सीबीएसई को सोचना पड़ गया था कि इसका क्या करें, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था। तो याद रखिएगा, ये कभी भी आ सकता है, ड्यू है, ये कभी भी आ सकता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कब कब वैल्यूएशन की जाएगी गुडविल की, तो हमेशा याद रखो अमलगमेशन के सिचुएशन में किया जाएगा। और लास्ट,
इफ एनी फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, ये तो रामबाण है कि कोई भी अगर फर्म कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको तो फिर सीधा सीधा वैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या मेथड्स हैं गुडविल को निकालने के लिए, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे पास 3 मेथड हैं, वैसे तो इसके अलावा भी मेथड हैं, लेकिन हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के सिर्फ फिनोमिना की, ये कैसे बना, क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्यों आती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको लिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एवरेज प्रॉफिट को हम लोग फॉर्मूला जो बना है उसके पीछे हम विचार करेंगे कि ऐसा क्यों लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला देख लो, बड़ा आसान है। इसमें अगर आपको गुडविल निकालनी होगी तो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, ये रहा फॉर्मूला, ये जो रेड में है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए एवरेज प्रॉफिट आप भी जानते हो, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है आपको पता है, जितने साल का प्रॉफिट होगा, 4 साल का या 3 साल का, सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से, तो ऑटोमेटिकली एवरेज निकल के आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट तो निकालना बाएं हाथ का खेल है, सब बच्चे कर लेंगे। फिर आता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। क्यों गिवन होता है और क्यों इसको कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो ध्यान रखना चाहिए फॉर्मूला लगाने से पहले, देखते हैं। कह रहा है बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी मेड। देखिए कभी भी प्रॉफिट्स निकालने से पहले, देखिए अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हुआ है तो फिर तो समझो कि लॉटरी लग गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली आपको प्रॉफिट निकालना पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन में 4 साल का प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट, तो समझ लो कि हमारी लॉटरी लग गई। 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो और 4 से डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगर एडजस्टमेंट दिया हुआ है और कुछ इफेक्ट्स हैं तो हम क्या करेंगे। देखो प्रॉफिट पहले, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहला क्या करेंगे, एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब आप कहोगे सर एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, आपको भी पता है, वो प्रॉफिट जो बिजनेस डे टू डे बिजनेस में नहीं होता। जैसे कि अगर कोई बिजनेस अपने ही एसेट को बेच दे और उससे प्रॉफिट कमा ले, तो क्या उसे हम एवरेज प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट मानेंगे? तो आंसर है नहीं, इसे तो हम कभी नॉर्मल प्रॉफिट मान ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना ही एसेट क्यों बेच के कमाना चाहेगी, ये तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। तो ऐसे प्रॉफिट को हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो इस तरह के जो प्रॉफिट्स होते हैं जो बिजनेस में डे टू डे नहीं होते, अगर इस तरह के प्रॉफिट हैं तो आप हमेशा याद रखो इस तरह के प्रॉफिट ने हमारे उस साल के प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो आपको उसे नॉर्मल करने के लिए इस तरह के प्रॉफिट को आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, डिडक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। और इसी तरह से एबनॉर्मल लॉसेस भी होते हैं। एबनॉर्मल लॉसेस जैसे एक एग्जांपल से बताऊं, मान लीजिए किसी बिजनेस में 2016 का जो प्रॉफिट आया है वो 20,000 आया है, लेकिन हुआ क्या था कि 2000 उसी ईयर के अंदर आग लगने की वजह से 80,000 का नुकसान हो गया था। तो 80,000 का लॉस होने की वजह से उस साल के प्रॉफिट को तो उसने इफेक्ट किया होगा, तो उस साल के प्रॉफिट में वो माइनस होके आया होगा। तो उसको हमें दोबारा से क्या करना चाहिए, सही करने के लिए उस लॉस, क्योंकि वो एबनॉर्मल लॉस है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। तो एबनॉर्मल लॉसेस को हमें ऐड करना चाहिए। तो 80,000 को उस 20,000 में जैसे ही हम ऐड करेंगे 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। बस ये 2 चीज़ें याद रखना है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट को हमें लेस करना है और एबनॉर्मल लॉसेस को हमें ऐड करना है। और ये हम डिस्कस करेंगे कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस होते क्या हैं नेक्स्ट, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का पार्ट है वो है कि गुडविल को जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, इसको क्यों ऐसा यूज किया जाता है, मतलब एज सच इसको क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं कि गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमने डिस्कस कर लिया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है हमेशा गिवन होगा। तो ये ऐसा हमने क्यों लिया, ये फॉर्मूला हम क्यों लेते हैं। देखिए वाई एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर्स आर परचेज, ये 2 चीज़ें आप जो देख रहे हो, ये 2 चीज़ें क्यों ली जाती हैं। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट लेने की 3 वजह बताई हैं, ये 3 वजह मैं डिस्कस करूंगा जो टिक लगा रहा हूँ। पहली वजह कि हम एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लेते हैं, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट भी तो ले सकते थे, हम एवरेज ही क्यों ले रहे हैं। रीजन है अ बायर विशेस टू गेट एडवांटेज इन द फ्यूचर एंड दैट इज अनसर्टेन। देखिए जो भी खरीदार है, जो बिजनेस को खरीद रहा है, आप देखो जब वो खरीदेगा तो वो फ्यूचर प्रॉफिट्स को ध्यान में रख के ही तो खरीदेगा, उसकी उम्मीद ये रहती है कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट अर्न करेगा। और वो जो फ्यूचर में वो सोच के बैठा है वो अनसर्टेन है,
तो अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि वो सर्टन नहीं है, तो पिछले साल के प्रॉफिट को प्रॉफिट मानना मूर्खता है। इसीलिए जितने भी पीछे के साल होंगे कुछ, वो उसका एवरेज निकालना पसंद करेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो एवरेज निकालने से बहुत चांसेस हैं कि काफ़ी हद तक सही वैल्यूएशन होगी। दूसरा, द एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द पास्ट परफॉर्मेंस। हमेशा याद रखिए कि जो पीछे की परफॉर्मेंसेस है ना, वही हमारे फ्यूचर की परफॉर्मेंस को डिसाइड करती हैं। तो इसीलिए जो पास्ट की परफॉर्मेंस है उनको लेना बड़ा ज़रूरी है, और पास्ट की परफॉर्मेंस जो है हमारे प्रीवियस ईयर होते हैं। तो इसीलिए हम पिछले साल के जो प्रॉफिट्स हैं उनको कंसिडर करते हैं। तो जब फॉर्मूला बनाया गया तो आप देख रहे हो ना, ये जो एवरेज प्रॉफिट, इसीलिए पीछे के सालों के प्रॉफिट्स लिए गए। नहीं तो हम चाहते तो पिछले साल का ही प्रॉफिट ले लेते, लेकिन हम क्या करते हैं, कई साल का प्रॉफिट लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो डिपेंड है वो हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर है। और तीसरा कह रहा, प्रॉफिट इन फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस इन पास्ट। कह रहा है जो पास्ट में एवरेज परफॉर्मेंस हुई है वही परफॉर्मेंस हम फ्यूचर में करने की उम्मीद कर रहे हैं। तो इसीलिए हम एवरेज प्रॉफिट को ही कंसिडर करते हैं। ये 3 लॉजिक बताए गए हैं कि क्यों हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट लिया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बीइंग ए स्टूडेंट हमें तो सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट स्टूडेंट्स अगर हमें इसके पीछे लॉजिक भी पता हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्यों लिया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बच्चे पूछते भी हैं और क्लास में कन्फ्यूजन भी होता है, और उनके मन में ये रह जाता है कि ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं क्या। तो देखिए, इस 2 रीज़न है इसके लेने के। पहला, सम ईयर्स टू कम द बिजनेस विल अर्न प्रॉफिट एंटायरली ड्यू टू सेलर्स एफर्ट। देखिए, आगे जो फ्यूचर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रॉफिट कमाएगी, वो जिसने बिजनेस को बेचा है उसके सारे एफर्ट्स की वजह से कमाएगी। यानी कि जिस सेलर ने जितना मेहनत किया होगा उसी की मेहनत की वजह से आगे फ्यूचर में कमाई होने वाली है बिजनेस की। तो इसीलिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का लेना जरूरी है कि बिजनेस कितना पीछे अच्छा की है उसी के हिसाब से उसका परफॉर्मेंसेस नापा जाता है। तो इसीलिए जब भी कोई परचेजर बिजनेस को खरीदता है तो जानबूझ के, क्योंकि उसने पीछे बहुत मेहनत की है और कई साल तक वो कमा के देगा, इसीलिए नंबर ऑफ ईयर्स एस्टिमेट कर लिया जाता है कि भाई ये कितने साल तक और ऐसे ही कमा के हमें देने वाला है। उसी के हिसाब से जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें इनटू कर दिया जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और दूसरा, द बायर कंपनसेट्स द सेलर फॉर अ फ्यू ईयर्स प्रॉफिट विच द बायर गेट्स बिकॉज सेलर्स एफर्ट। सेम वही चीज़ है कि जो बायर जो है ना वो कंपनसेट करना चाहता है, वो चाहता है कि उसको एक्स्ट्रा पे करे क्योंकि वो कई साल तक अर्न करेगा। आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं एक एग्जांपल से ले लेता हूँ, जैसे अग्रवाल स्वीट्स है। तो अग्रवाल स्वीट्स वाला जो है, अब जब मिठाई बनाता है तो उसकी रेपुटेशन है, आप भी जाते हो और हम भी जाते हैं और बहुत सारे लोग उसमें जाते रहते हैं। अब मान लो एक दिन उसने खराब बना दिया, अगर जैसे मान लो उसकी दुकान किसी ने खरीद ली और उसके नाम से चला रहा है, और आने वाले समय में कभी कभी वो खराब भी बना रहा है या उससे खराब बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने नए लेबर या वर्कर रखे होंगे तो खराब भी बनेगा। तो खराब बनेगा तो क्या अगले दिन आप जाना बंद कर दोगे? नहीं। इसमें क्या होगा, हो सकता है आप एक दिन सोचो कि चलो ऐसा खराब बन गया होगा, नेक्स्ट बार जरूर जाओगे आप, फिर ऐसे कर करके जब 3-4 बार खराब होगा तब जाके आप जाना बंद करोगे। तो ऐसे ही बहुत सारे कस्टमर भी करेंगे। तो इसके वजह से वो कई साल तक की जो कमाई है जो आगे कैरी ऑन करके ले जाएगी, उसी को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज किया जाता है। क्योंकि सडनली तो प्रॉफिट खत्म होने वाला है नहीं, बेशक आप खराब भी करोगे तब भी उसकी रेपुटेशन आपको खींच के आगे तक लेके जाएगी जाएगी। तो यही नंबर ऑफ ईयर्स, उसी के एफर्ट को कंपनसेट करने की कोशिश की गई है इस फॉर्मूले के थ्रू। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला लगाने से मतलब है, यहाँ कोई नहीं पूछने वाला कि कौन सा क्या है, तो आप इस फॉर्मूला को नाम लेके भगवान का और सीधा सीधा लगा दीजिए। अब देखिए, जो हम पढ़ रहे थे कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, कुछ नहीं, हम खाली इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा। देखिए, जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट दिया है, मान लीजिए हर साल का प्रॉफिट है, सपोज करो 1 ईयर का प्रॉफिट है, तो उस साल में जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस हैं उन सबको ऐड करो और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को प्लस करो, यानी कि सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करो और एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस करो। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एबनॉर्मल गेन, जैसे एसेट बेच के जो कमाई हो गई उसके ऊपर जो भी फायदा हो रहा है उसको, क्योंकि उस फायदे ने उस प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा तो उसको लेस कर दो। इसी तरह से जो प्रोप्राइटर हैं उनके रेम्यूनरेशन, और कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो नॉर्मल नहीं आता, एबनॉर्मल आता है, अगर उसके वजह से बिजनेस को कमाई हो रही है तो कम हो जाना चाहिए, और अगर लॉस हो रहा है तो ऐड हो जाना चाहिए, और जो आएगा वो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा।
हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के और हम आराम से एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, हम आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको समझेंगे बहुत ही डिटेल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था कि सेकेंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, दो तो हम लोगों ने इक्वेट कर लिया था कि भाई रेपुटेशन की वजह से एक है जो कि आपको बताना है, और मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको कि ये कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, तो ये रेपुटेशन की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। और जो दो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो कनेक्शन की वजह से कमा गई। तो मैं उम्मीद करूँगा आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आया होगा। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर समझ में आया है तो, और सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे अपकमिंग वीडियोज़ मेरी आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।